करोड़पति बनना हर किसी का सपना होता है। जब भी हम करोड़ शब्द को सुनते हैं, तो हमें भी लगता है कि क्या कभी मैं भी करोड़पति बन सकूँगा? मुझे कितना रुपया चाहिए जिससे मैं करोड़पति बनने की तरफ बढ़ सकूँ? तो मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा, जिसे सुन के आपको लगेगा कि करोड़पति शब्द सिर्फ सुनने में मुश्किल लगता है, बनना नहीं। जय हिंद, मेरा नाम है मोहित गोयल, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं अपनी एजुकेशन के ज़रिए आपकी फाइनेंशियल जर्नी को ईज़ी करना चाहता हूँ। दोस्तों, हम जब कमाना शुरू करते हैं, तो हमारा सबसे पहला टारगेट होता है हमारे मंथली एक्सपेंस। उसके बाद हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ करें और फिर होता है कि हमारी रिटायरमेंट कैसी हो। हमें इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, मंथली खर्चे निकालने के बाद हम कितना पैसा बचाएँ, जिससे कि हमें कोई बड़े खर्चे इन फ्यूचर में हो या हम रिटायर होना चाहें, तो उसके लिए कॉर्पस इकट्ठा हो जाए। आओ हम आज कैलकुलेट करना सीखेंगे कि हम रिटायरमेंट पे हमें कितने पैसे चाहिए होते हैं और इसके साथ-साथ आज का फ़ोकस मेरा रिटायरमेंट पर ही है, पर इसके साथ-साथ मैं आपको एक ऐसी हैक बताऊँगा, एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा, जिससे आप अपना रिटायरमेंट फंड छेड़े बिना अगर आपको कोई बड़ा खर्चा आ गया, आप वो भी मैनेज कर पाओगे। हमारी इंडियन सोसाइटी में जनरली हम 25 इयर्स की एज में कमाना शुरू करते हैं और जो रिटायरमेंट होती है वो 60 इयर्स के बाद होती है। तो मैं आज के एग्जांपल में 60 इयर्स की बात करूँगा। ये 35 इयर्स का गैप ऐसा है जिसमें हम कभी सोचते ही नहीं हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा या उस टाइम पे इन्फ्लेशन के हिसाब से हमारे मंथली एक्सपेंसेस कितने होंगे। हमें लगता है कि ये बहुत दूर की बात है, इसको धीरे-धीरे प्लान कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम स्मार्ट प्लानिंग से चलें और जैसे ही अर्न करना शुरू करें, उसी हिसाब से अपनी सेविंग्स करना शुरू कर दें, तो हम बहुत आसानी से अपना रिटायरमेंट कॉर्पस भी इकट्ठा कर पाएँगे और इन फ्यूचर अगर हमें कोई बड़े खर्चे के लिए पैसे की ज़रूरत पड़े, तो हम उस कॉर्पस को भी इकट्ठा कर पाएँगे। आइए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और हम देखते हैं जो व्यक्ति आज 50,000 रुपए महीने कमा रहा है और उसका 30,000 रुपया पर मंथ का खर्चा है, उसे रिटायरमेंट के बाद कितना खर्चा पर मंथ चाहिए होगा और कितना फंड चाहिए होगा जो उस खर्चे को निकाल सके अपनी इनकम के ज़रिए। आइए चलते हैं स्क्रीन पर। जैसा कि मैंने पहले बताया, आज के एग्जांपल में मैंने लिया है उस पर्सन को जिसकी इनकम 50,000 पर मंथ है और जिसके एक्सपेंसेस 30,000 है। 30,000 एक्सपेंस ना कम है ना ज़्यादा है। ये एक एवरेज हाउसहोल्ड एक्सपेंस है मेरे हिसाब से, जिसमें आप बच्चों की फ़ीस भी निकाल सकते हैं और अपने डेली खाने-पीने के खर्चे भी निकाल सकते हैं। 50,000 सैलरी है आपकी, तो 30,000 आपका खर्चा हो गया और 20,000 रुपए अभी आपके पास पड़े हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आपको रिटायरमेंट पे क्या चाहिए होगा। जैसा कि हमने कहा 30,000 रुपए आपका प्रेज़ेंट मंथली एक्सपेंस है। अगर मैं इन्फ्लेशन को मान के चलूँ कि 6% पर ईयर के हिसाब से आपका खर्चा बढ़ता चला जाएगा और एग्ज़ाम्पल के हिसाब से आपकी करंट एज है 25 और रिटायरमेंट की एज है 60। मैं म्यूचुअल फंड और मार्केट का एवरेज रिटर्न जो कि 12% माना जाता है, मैं उसको लेकर चल रहा हूँ कि हमें 12% एवरेज रिटर्न हर साल मिलता रहेगा और आपका करंट सेविंग्स हम 0 मान के चल रहे हैं। आइए हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमें कितना पैसा चाहिए होगा। दोस्तों, 60 साल की उम्र में अगर हम आज 30,000 का खर्चा कर रहे हैं और पूरी इन्फ्लेशन जोड़ रहे हैं, तो हमें जो कॉर्पस चाहिए होगा उस टाइम पे तो 3 करोड़ 30 लाख रुपए का चाहिए होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि करोड़पति बनना मुश्किल नहीं है। इसको बनाने के लिए हमें सेविंग्स चाहिए होगी पर मंथ की 5144, तकरीबन 5200 रुपए हमें हर महीने बचाने हैं। तो हम 30 साल बाद 3 करोड़ रुपए हमारे पास होंगे, जिससे हम अपना मंथली खर्चा जो आज 30,000 रुपए है, वो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट होके 2,30,000 रुपया पर मंथ उस टाइम हो जाएगा और जो कि एनुअली 28 लाख रुपए के करीब बनता है। 27,66,000 रुपए, तकरीबन 28 लाख रुपया बनता है, जो कि आपको ये आपका कॉर्पस निकाल के देगा। जैसा कि अभी हमने देखा कि 5200 रुपीज़ हमें हर मंथ सेव करने पड़ेंगे ताकि हमारी रिटायरमेंट आसान हो जाए। तो आइए हम सिप कैलकुलेटर में जाकर देखते हैं क्या ये वाक़ई यही फिगर आती है। सिप कैलकुलेटर में हमने डाला 5200, टाइम हो गया हमारे लिए 35 इयर्स और एक्सपेक्टेड रिटर्न था हमारा 12%। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या फिगर आती है। कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा 35 इयर्स में 21,84,000 रुपया इन्वेस्ट होगा, जिसके ऊपर हमारा 3 करोड़ 15 लाख रुपए प्रॉफिट और टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा 3 करोड़ 37 लाख रुपया। जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, 3 करोड़ 30 लाख रुपया हमें 60 इयर्स की एज में चाहिए होगा ताकि हमारी रिटायरमेंट स्मूथ हो सके और हमारी ज़िंदगी आगे की आसानी से कट सके। हमें दोस्तों, मुझे कई बार लगता है कि जो अर्निंग पर्सन होता है ना, अगर वो प्लानिंग के साथ चले, तो वो प्रॉपर अपनी रिटायरमेंट को प्लान कर सकता है और उसको फिर किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो अपना बेटा हो या कोई अपना रिश्तेदारी क्यों ना हो। उसको कभी किसी की तरफ नहीं देखना पड़ेगा अगर उसके पास अपना कॉर्पस होगा।
और रिश्तेदार भी उसी को ही भाव देते हैं भैया जिसके पास पैसा हो। अगर उसको लगेगा ना कि ये व्यक्ति आके मेरे गले पड़ जाएगा या मुझसे पैसे माँगेगा, तो आपकी रिश्तेदारी भी थोड़े दिन ही चलेगी बस। दोस्तों ये तो थी सिंपल कैलकुलेशन कि हमारी आज की इनकम 50,000 है, हमने 30,000 खर्चा किया, 5,000 रुपये की एसआईपी की और 35 साल के बाद 3 करोड़ रुपए हमारे पास आ गए। तो इसमें हमने इन्फ्लेशन को कंसिडर किया है कि जो कि 6% हर साल की दर से बढ़ रहा है। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना, तो ज़्यादातर चांसेस ये रहेंगे कि आपकी सैलरी भी साथ में बढ़ रही होगी। तो ये मान के चलते हैं कि 10% के हिसाब से आपकी सैलरी हर साल बढ़ रही है। तो आपको मैं एक और ट्रिक बताता हूँ जिससे आपके अगला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, जो कि है कि इन बिटवीन अगर हमारा कोई बड़ा खर्चा आ गया, तो क्या हम रिटायरमेंट फंड से पैसे निकालेंगे? तो मेरा जवाब है ना। अगर हमारा कोई बड़ा खर्चा आएगा तो हमें रिटायरमेंट फंड को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक नई हैक बताता हूँ, उसके ज़रिए आप रिटायरमेंट फंड को डिस्टर्ब किए बिना आप अपने खर्चों को प्लान कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, जैसे ही 10% आपकी इनकम बढ़ रही है हर साल के हिसाब से, तो 5% उसमें से आप अपनी एसआईपी बढ़ाते चले जाओ। आओ हम देखते हैं उसकी कैलकुलेशन कैसी होगी। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 5200 रुपये आपने इनिशियल एसआईपी की अमाउंट रखी थी, जो कि 12% हर साल की दर से बढ़ रही है। एनुअल स्टेप अप हमने किया 5% का, और 35 ईयर्स के बाद अगर हम देखेंगे तो हमारा पोर्टफोलियो हो जाएगा 5 करोड़ 18 लाख रुपए का। हमें रिटायरमेंट के लिए चाहिए 3 करोड़ रुपया, 3 करोड़ 37 लाख रुपया, और हमारे पास है 5 करोड़ 18 लाख रुपया। मतलब इन बिटवीन अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती भी गई और आप इसमें से निकालते भी चले गए, तो भी आपका कॉर्पस 3 करोड़ समथिंग का खड़ा रहेगा, और आपके पास एक्स्ट्रा 2 करोड़ रुपए जो हैं वो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आपकी बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की शादी, या कोई भी बड़ा खर्चा जो आप मानते हैं, वो यहाँ से आपका पूरा हो सकता है। इसका एक और मेथड भी है, अगर आपको सिंपल तरीके से चलना है तो एक मेथड और भी है जो आप कर सकते हो। आप ये मान लीजिए कि आपने अपना 20% इनकम का सेव करना है, जो कि मेरे एग्जांपल के हिसाब से 10,000 रुपया होता है। 5200 तो आपने रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर लगा दिया है, 4800 अब आपने अपने बड़े खर्चों को प्लान करने के लिए करना है। तो आइए हम देखते हैं क्या होगा उससे। 4800 आपने हर साल सेव किया, वही 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर हम देखते हैं, इस बार मैं टाइम पीरियड लूँगा सिर्फ 20 साल का, क्योंकि जब हम अर्न करना शुरू करते हैं उसके बाद हमारी शादी वगैरह की प्लानिंग हो जाती है। तो मेरा मानना है कि बड़े खर्चे जो आपके होंगे, जो 30,000 रुपये पर मंथ आपका कवर नहीं कर पाएगा, तो जो बड़ा खर्चा होगा वो होगा सबसे पहले आपके बच्चे की पढ़ाई और या उसकी शादी। तो वो एटलीस्ट 20 ईयर्स के बाद होगा, 20 या 22 ईयर्स के बाद आपका खर्चा स्टार्ट होगा। तो अगर हम 20 साल तक भी इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 50 लाख रुपीज़ 50 लाख रुपीज़ आपके पास पड़े होंगे, जिसमें से आप अपना बड़ा खर्चा कर सकते हैं, या आप इसको कंटिन्यू भी रहने देंगे और ये 35 ईयर्स तक अगर चला गया, तो आपके पास ये बराबर का कॉर्पस खड़ा हो जाएगा, जो कि 3 करोड़ रुपए के आसपास ही है। ये कॉर्पस आपको आपके अलग से खर्चे करने के लिए सुविधा देगा। आपकी इनकम का अभी भी 20% आपके हाथ में है, जो कि आप अपने लग्ज़री के लिए खर्च कर सकते हो या अपने शौक पूरे कर सकते हो। देखो, चीज़ों में ना इम्प्रोवाइज़ेशन आती रहती है और आप भी इसके अंदर इम्प्रोवाइज़ेशन कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर बताया कि अगर आप 5% उसको हर साल बढ़ा दोगे, तो तकरीबन आपका कॉर्पस 80% और बढ़ जाएगा। तो आप अपने बड़े खर्चों के लिए आपने एसआईपी की है 4800 की, अगर आप उसको भी 5% इंक्रीज़ कर दोगे, तो फिर तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी आपकी। आप उस कॉर्पस के साथ-साथ अपने खर्चे भी निकाल पाओगे, और किसी उम्र के दौर पे आपको अगर कुछ लग्ज़री भी जीना है, कोई फ़ॉरेन ट्रिप करना है या कुछ करना है, उसके लिए भी आपके पास पैसे आ जाएँगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, करोड़पति बनना या ज़िंदगी जीना इतना भी मुश्किल नहीं है, जितना हमें लगता है। एक छोटी-सी अमाउंट और छोटी-सी प्लानिंग के साथ अगर हम अपनी ज़िंदगी को जिएँ, तो हम अपने बुढ़ापे को बहुत आसानी से जी सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी कॉमन नहीं है। हमें स्कूल में कभी नहीं सिखाया जाता कि पैसे को मैनेज कैसे किया जाए। हमें सिर्फ़ ये सिखाया जाता है कि ऐसे पढ़ लो आपको नौकरी मिल जाएगी, ऐसे कर लो तो आप बिज़नेस में चले जाओगे। हमें कभी नहीं बताया जाता कि जो उसके बाद आप अर्निंग करोगे उसका करना क्या है। इसी चक्कर में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि जब कमाई करनी शुरू की तो उस पैसे को मैनेज कैसे करना है, और वो लोग लग्ज़रीज़ की तरफ चले जाते हैं और सारी की सारी सैलरीज़ ख़त्म कर देते हैं। उनको पता तब चलता है जब उनको कोई बड़े पैसे की ज़रूरत पड़ती है। उस दिन उनकी जेब में पैसे नहीं होते और उनको लोन लेने पड़ जाते हैं। एक बार अगर आपने पर्सनल लोन ले लिया ना, तो ज़िंदगी में कभी नहीं चुका पाओगे। पर्सनल लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट ही इतना ज़्यादा होता है कि आपकी सारी सैलरी चली जाती है उसको चुकाने में। कई बार तो एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ता है, तो आप उसके सर्कल में फँस जाते हो। तो अपनी ज़िंदगी को प्लानिंग के साथ चलें। तो ये 5200 की अमाउंट सुनने में बहुत छोटी लगती है, पर
प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि लोग इसको प्लान ही नहीं कर पाते। बहुत सारे दोस्त मैंने देखे हैं अपने, जो कि बिना फाइनेंशियल लिटरेसी के अपनी ज़िंदगी जीते रहे, लेकिन जब उनको बड़े पैसे की ज़रूरत पड़ी तो वो कभी भी पैसा निकाल ही नहीं पाए। उनके पास अभी भी इतना फंड नहीं है कि वो सोच सकें कि कहीं बाहर का ट्रिप लगा लें या कुछ अपनी ज़िंदगी के लिए बड़ी प्लानिंग कर लें। वो सिर्फ़ हमेशा बैंक की तरफ देखते रहते हैं कि जब भी उनको कोई बड़ा खर्चा करना होता है। हम छोटी-सी अमाउंट अपनी ज़िंदगी के लिए अलग निकालनी शुरू कर दें, तो आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी उससे कितनी आसान हो गई है। इसके अलावा कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो अनएक्सपेक्टेडली आपके पास आ जाते हैं। जैसे कभी कोई एक्सीडेंट हो गया या घर में कोई बीमार हो गया, तो उसके लिए आप अपना लाइफ़ और अपना हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा लेकर रखें। अगर आप अर्ली एज में ले लोगे तो लाइफ़ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आपको बहुत कम मिलेगा। तो ये छोटे-छोटे खर्चे जो कि लाइफ़ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और एसआईपी अगर आप अभी से करना शुरू कर दोगे ना, तो आपको कभी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। कभी भी कोई भी बड़ा खर्चा आपकी तरफ आएगा, तो आप उससे कभी घबराओगे नहीं। आपको पता है कि आपके पास पैसा तैयार पड़ा है, आपके पास इंश्योरेंस की पॉलिसी है या अगर आपके पास एसआईपी है, उसमें फंड पड़ा है, आप कभी भी बड़े खर्चे से घबराओगे नहीं और उसका डट के सामना करोगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, तो हम मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ।